Good evening to all of you. Myself AK Singh and you are watching YouTube channel of Future Zone Classes. तो चलिए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आज हमने विटस्टोन ब्रिज जो कि इसके एप्लीकेशन को हमने जान रखा है कि कैसे फिगर को हमने विटस्टोन ब्रिज मान रखा है, कैसे बनाते हैं उसके क्वेश्चंस को। लेकिन आज अपने का डिस्कशन होगा कि वो कंडीशन क्या है जिस कंडीशन पे विटस्टोन ब्रिज को हम लोग बैलेंस्ड मानते हैं, मतलब कंडीशन ऑफ बैलेंस विटस्टोन ब्रिज। चलिए देखते हैं। पहले आप विटस्टोन ब्रिज का फिगर बनाओ। क्या यही है विटस्टोन ब्रिज। यहाँ रेसिस्टर R1, R2, R3, R4, R5 और एक रास्ते में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। अगर मुझे इस इंड पॉइंट M और N के अबाउट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो या फिर समथिंग किसी पर्टिकुलर पॉइंट का करंट वारंट निकालना हो, तो वैसे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यही फिगर कहलाता है विटस्टोन ब्रिज। विटस्टोन ब्रिज इसी फिगर को बोलते हैं अगर मुझे इस इंड पॉइंट के अबाउट रेजिस्टेंस वगैरह निकालना होता। इसके अबाउट विटस्टोन ब्रिज का कोई केस नहीं आएगा। इसके अबाउट एक ये सिंपल सर्किट बना हुआ है। अब इसमें हम लोग डायरेक्टली अभी तक रिलेशन यूज किए हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अगर रेशियो आ रहे हैं तो इस केस में ये पूरा सर्किट बैलेंस्ड होता है और इसमें बीच वाला जो R5 है यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो पाते हैं। सही है, यही फिगर है विटस्टोन ब्रिज का। इस पॉइंट को अगर मान लो पॉइंट P डाल दें, इस पॉइंट को Q कह दें। इसमें अलग अलग केस करें। केस 1, इफ Vp ग्रेटर देन Vq, अगर P पॉइंट का पोटेंशियल Q पॉइंट से ज्यादा हो, देन in R5, in resistor 5 in R5, current will flow from P to Q। अगर Vp P पॉइंट का पोटेंशियल Q पॉइंट से ज्यादा हो, इस केस में करंट P से Q की तरफ फ्लो करेगा। केस सेकेंड, इफ Vp लेस देन Vq, P पॉइंट का पोटेंशियल Q पॉइंट से कम हो जाए, देन इन R5 करंट विल फ्लो फ्रॉम Q टू P। उस केस में Q से P में करंट फ्लो करेंगे, क्योंकि Q ज्यादा पोटेंशियल पे है, P कम पोटेंशियल पे है। केस 3, इफ Vp इज इक्वल टू Vq, P और Q का पोटेंशियल सेम हो जाए, इन दिस केस no current will flow from R5। इस केस में R5 से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। दिस इज द केस ऑफ इधर लिख देते हैं बैलेंस्ड विटस्टोन ब्रिज। यही केस होता है बैलेंस विटस्टोन ब्रिज का, कब P और Q का पोटेंशियल बराबर हो जाए। P और Q के पोटेंशियल बराबर हो जाए, इस केस में ये सर्किट कैसा कहलाता है, बैलेंस विटस्टोन ब्रिज का सर्किट बन जाता है। सही, इसी के कंडीशन को अपने को फाइंड आउट करना है। पहले इतना नोट करें तो चलिए, इस फिगर में जो भी है कहीं से भी करंट आ रहा हो, मान लो कि मेन सर्किट का करंट इधर से I आया है, इधर से करंट I1 फ्लो किया है, इधर से करंट I2 फ्लो किए हैं। मान लो इधर से गैल्वेनोमीटर में इधर से करंट
I5 गया है, इधर से करंट I3 गए होंगे और इधर से कुछ करंट I4 गए होंगे। सारे करंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। I इन हुआ, I1 और I2 यहाँ दो पार्ट में टूटे। ये I1 का कुछ पार्ट I5 इधर चला गया, I3 इधर आ गए और फिर से I4 इधर आकर के जितना करंट आया था वैसे हम करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सही। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एट जंक्शन P एंड Q, अच्छा, इफ Vp इज इक्वल टू Vq, P और Q पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, देन I5 क्या हो जाएगा, 0। इस वाले रास्ते से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, I5 0 हो जाएंगे। नाउ एट जंक्शन P जंक्शन पे देखो तो I1 इन हुआ है, I5 और I3 आउट हुए हैं। तो जंक्शन P पे क्या I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I5 लिख सकते हैं क्या? I1 इन हुआ है, I5 और I3 आउट हुए हैं, बट I5 जीरो है, मीन्स I1 इज इक्वल टू I3। I1 और I3 बराबर है, क्योंकि यहाँ कोई करंट आया नहीं तो जो करंट I1 जाएगा वो करंट I3 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। सही। एट जंक्शन Q, फिर आ जाओ एट जंक्शन Q जंक्शन पर देखो I2 इनपुट करंट है, I2 इनपुट करंट है, I5 ये भी इनपुट करंट है और आउटपुट करंट कितना है, I4, बट I5 जीरो होने के कारण I2 इज इक्वल टू I4। I2 जितना करंट आएंगे उतना करंट I4 निकल जाएंगे, क्योंकि I5 कुछ था ही नहीं। क्लियर। तो P और Q पर हमने क्या रखा, जंक्शन रूल लगा दिया। अब लगाओ लूप लॉ। इन लूप या मेश, जिसको KVL बोलते हो, इन लूप, इसका नाम डाल दो एक MPNQM, एक लूप बन गया ना, MPNQM। इस लूप में इन लूप दिस, इस लूप में आप लगा दो KVL, इन लूप दिस अप्लाई KVL लगा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। शुरू करो VM से, VM यहाँ पे क्या होगा, I1 इंटू R1 का, लेकिन माइनस में कि प्लस में, अलोंग द करंट जा रहे हैं माइनस में। फिर से यहाँ I3 इंटू R3, ये भी माइनस में अलोंग द करंट। फिर यहाँ I4 इंटू R4, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और हमने चल के ऐसे आ रखा है, मतलब यहाँ पर प्लस में। फिर यहाँ पे R2 इंटू I2, और ये भी प्लस में करंट के अपोजिट चल रहे हैं। VM से स्टार्ट किए थे, VM पे पहुंच गए, VM से VM कैंसल। यहाँ पे क्या निकला, अपने पास I2 और I4 बराबर है, I2 और I4। यहाँ पे एक काम करते हैं, इस दोनों को उधर कर देते हैं, I4 इंटू R4 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस I3 इंटू R3। क्लियर। बट 1 का वैल्यू I1 और I3 बराबर है, I1 और I3 बराबर है, और I2 और I4 बराबर है। सही। तो क्या I4 की जगह पे I2 लिख सकते हैं, I2 R4 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू I3 की जगह पे I1 भी लिख सकते हैं, I1 R1 प्लस I1 R3। यहां से आप I2 कॉमन निकाल लो तो वैल्यू क्या हो जाएगा,
R2 प्लस R4 और यहां से I1 कॉमन निकाल लो तो वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस R3। सही। आप I2 बाई I1 निकाल दो, तो I2 बाई I1 निकालो तो वैल्यू क्या हो जाएगा R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R4। सही है क्या? इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बना दो। क्लियर? चलिए इतना आप लिखो तो अपने पास जगह नहीं है। फिगर तो मिटा नहीं सकते हैं, इसी को मिटाता हूं। ठीक है, फिर से आप लगाओ इन लूप MPQM इस लूप में MPQM इस लूप में आ जाओ, शुरू करो। VM माइनस I1 R1, इसमें तो कोई करंट है नहीं, VM माइनस I1 R1 और यहाँ पे I5 माइनस में लिखो कौन चीज I5 इंटू R5, लेकिन I5 जीरो है करंट के अपोजिट में, प्लस I2 R2 इज इक्वल टू VM से VM कैंसल, I1 R1 माइनस में प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। आप इसको इधर कर दो, I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1, I2 बाई I1 इज इक्वल टू R1 बाई R2। यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, I2 बाई I1 इज इक्वल टू R1 बाई R2। इक्वेशन नंबर 5 5 में I2 बाई I1, 4 में भी I2 बाई I1, 4 और 5 को इक्वेट कर दो। अब फिगर मिटा देता हूँ, फिगर कोई काम नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 वाले इक्वेशन को बराबर कर दो तो वैल्यू क्या निकल रहा है R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R4 इज इक्वल टू R1 बाई R2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ये वैल्यू क्या हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3, R1 R2 प्लस R2 R3 इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R1 R4, R1 R2 से R1 R2 कैंसिल, R2 R3 इज इक्वल टू R1 R4। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। यही निकल गया कंडीशन जो अपने को फिगर था यहाँ पे, इस टाइप का जो भी फिगर था, यहाँ पे R1 था, R2 थे, R3 थे, R4 थे और यहाँ पे R5 था। तो R1 बाई R2 ब्रिज के एक साइड का रेशियो, R3 बाई R4 ब्रिज के अगले साइड का रेशियो बराबर जा रहा है। तो यही है कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यही है कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये एक्सप्रेशन आपके बोर्ड एग्जाम में है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन कैसे निकालते हैं, इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। फिगर में हम लोग क्या लगाए हैं KCL और KVL लगा करके सर्किट में दौड़े हैं और कैलकुलेशन जो भी था कैलकुलेट किए, फाइनली अपने पास ये रिजल्ट मिल गया। इसको नोट करें। चलिए कैसे कैसे नोट करना था पता था ना, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, फिर यहाँ से यहाँ गए, वापस से हम यहाँ कुछ लिखे देने, यहाँ से यहाँ पहुंच गए हैं। आप पूरा फिगर देख रहे होगे वीडियो में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खासकर नीट और मेंस में एक चीज नोट करके करो तो कुछ सर्किट आपको दिखाई देगा व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही, लेकिन वो बैलेंस नहीं होंगे। जैसे यहाँ का रेजिस्टेंस R
यहाँ एन आर मतलब रेशियो 1/n का, यहाँ का रेसिस्टेंस आर, यहाँ का रेसिस्टेंस एन आर और यहाँ का रेसिस्टेंस आर। इस केस में अगर वैल्यू मिले अपने को, यहाँ देखो ये विचस्ट ब्रिज बैलेंस नहीं है, आर एन आर, यहाँ रेशियो कितने बाई कितने का है 1/n का, और यहाँ रेशियो जा रहा है n/1 का, r/nr है और इधर से nr/r है और बीच में r लगा हुआ है। तो इस केस में अगर इस m और n पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो गलती से भी ये काम मत कर देना कि ये बैलेंस्ड है इसको भगा दो, ये सीरीज में, ये सीरीज में और वापस से ये पैरेलल में। पहली बात ये बैलेंस्ड है ही, क्या दिस बाय दिस और दिस बाय दिस बराबर है, बैलेंस है ही नहीं। इस केस में R इक्विवेलेंट निकलता है 3n+1 बाई n+3 इंटू R। ये चीज एक्चुअली सॉल्व करके केसीएल और केवीएल लगा करके सॉल्व करके निकाले जाते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करोगे R NR और R ऐसा सर्किट दिखाई दे बीच में भी R हो तो इक्विवेलेंट सर्किट होंगे, उसके रेजिस्टेंस 3n+1 डिवाइडेड बाई n+3 इंटू R। जैसे आप एग्जांपल में देख लो, एक रेसिस्टर यहाँ, एक यहाँ, 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 ऐसे मान लो यहाँ 2 ओम रेसिस्टर है, यहाँ 10 ओम है, यहाँ 10 ओम है, यहाँ 2 ओम है और यहाँ भी 2 ओम है। अब पहली बात ये बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ रेशियो निकालोगे 1/5 का, यहाँ रेशियो निकालोगे 5/1 का, बैलेंस्ड है नहीं, अनबैलेंस्ड है। कंपेरिजन करो R तो यहाँ NR, यहाँ 2 तो यहाँ 10, कितना गुना ज्यादा है 5 गुना। क्लियरली हियर इससे कंपेरिजन करो, क्लियरली R का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है 2 एंड N का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है 5, 2 5 जा 10, R तो यहाँ NR, जस्ट वही बात यहाँ हो रहा है, इसका वाला यहाँ और इसका वाला यहाँ, 10 और 2 रास्ते में यही वैल्यू है। तो इस केस में अगर डायरेक्टली R इक्विवेलेंट निकालना तो क्या लिखोगे 3 इंटू 5, एक बार लिख दो 3n+1 डिवाइडेड बाई n+3 इंटू R। 3 इंटू n का वैल्यू कितना है 5 प्लस 1 बाई n+3, n मतलब 5 प्लस 3 इंटू R कितने का है 2 ओम का, R कितने का है 2 ओम का, 5 3 15 1 16 गुने 2 32, 5 3 15 1 16 गुना 2 32 और बटा 5 और 3 8, 8 चौक 32 मतलब 4 ओम। डायरेक्टली इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा 4 ओम। अब ऐसे अगर सोचोगे तो 10 और 2 12, 10 और 2 12, 12 12 6, देख लो ये बैलेंस का कंडीशन नहीं है। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट आप याद करके रखोगे 3n+1 बाई n+3 इंटू R, नोट कीजिए। चलो अब केसीएल और केवीएल पे कुछ और क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट था बाबू, अदरवाइज इस सर्किट को तुम ब्रेक करके निकालने की कोशिश करोगे तो नियर अबाउट 2 से 3 पेज बर्बाद करवाएगा तुम्हारा। ये केसीएल और केवीएल पे ही सर्किट को तोड़ते हैं। अब वैसे ही कुछ क्वेश्चंस और देखो आप, क्वेश्चन के माध्यम से ही हम कुछ क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कंसेप्ट है ये। जैसे मान लो अपने पास एक क्यूबिकल शेप का कोई रेसिस्टर लगा हुआ है, इस शेप में एक वायर बने हुए हैं, क्यूबिकल शेप, हर एक वायर का रेसिस्टर R है, क्योंकि हर एक वायर में लेंथ है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। हर का अपना रेसिस्टेंस कितना है, हर एक वायर में R का रेसिस्टेंस है। इस तरीके से सारे वायर में कितना रेसिस्टेंस है, R रेसिस्टेंस सब वायर में है। अपने को इस डायगोनल से इस डायगोनल के बीच, जस्ट लाइक एक रूम देख लो, तो रूम के उस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ ऐसे एक डायगोनल से यहाँ पर निकालो, या फिर इस डायगोनल से इस डायगोनल पर निकालो,
या इस डायगोनल से इस डायगोनल पे निकालो या इस डायगोनल से इस डायगोनल पे निकालो। डायगोनली अपोजिट साइड, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, साइड नहीं कॉर्नर, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को चाहिए। यहां क्वेश्चन कर सकते हो, फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। अब एक चीज देखो, अपने को यहां से करंट इन होकर के यहां निकालने हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। हम मान लेते हैं कि इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है। ये पॉइंट कुछ मान लो एम था और ये पॉइंट एन थे, तो एम और एन के बीच, एम और एन के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट है। अब यहाँ जानबूझ करके करंट हम कुछ, क्योंकि जो करंट आएगा उसका कुछ पार्ट इसमें, कुछ पार्ट इसमें, कुछ पार्ट इसमें, रेजिस्टेंस सेम सेम है तो करंट सेम सेम जाएंगे। तो जो रेजिस्ट करंट यहाँ से आएगा उसका 1/3 इसमें आ जाएंगे। फिर जो करंट आएगा उसका 1/2 इसमें, हाफ इसमें, फिर उसका हाफ इसमें और हाफ इसमें, हाफ इसमें और हाफ इसमें कंट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अपने को यहाँ I मानेंगे तो यहाँ से I/3 और फिर इसका आधा I/6 जाएगा, जाएंगे ना। चलो, अपने को मेन करंट यहाँ से कितना जाना है, I, मेन करंट I। तो यहाँ से देखो, यहाँ करंट कितने जाएंगे, ये 3 अलग अलग पार्ट में टूट गया ना, तो यहाँ से करंट कितना मिलेगा, I/3। यहाँ से करंट मिलेंगे कितना, I/3, और यहाँ से करंट कितना मिलेगा, I/3। I का 3 पार्ट टूट गया, इक्वल इक्वल I/3 और I/3। फिर यहाँ से तोड़ो तो ये I/3 फिर आधा आधा टूटेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, I/6, यहाँ भी हो जाएंगे I/6। इस I/3 को 2 पार्ट में तोड़ो, I/6 और यहाँ से भी I/6। फिर इस I/3 को 2 पार्ट में तोड़ो, एक ये I/6 और इधर से भी I/6। हर एक ब्रांच में I/2 सॉरी I/3 गए, और फिर I/3 का हाफ हो गया I/6। अब इस जंक्शन पर देखो, I/6 और I/6 दोनों आके मिल रहे हैं ना, I/6 और I/6, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, I/3। इस जंक्शन पर देखो, इधर से I/6 और इधर से I/6, तो आपस से I/3। इस जंक्शन पर देखो, इधर से I/6 और इधर से I/6, मतलब कुल मिलाकर के वापस से I/3, फिर से I/3 और I/3 मिलकर के I निकल गया, जंक्शन से I इन हुए, जंक्शन से I आउट हो गए। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया KCL लगा करके। इस सर्किट में I करंट इन हुआ था और I करंट आउट हो गया, सही। अब अपने को निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे निकालोगे, सीरीज और पैरेलल करके कुछ नहीं पॉसिबल है। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हम लोग KVL लगाते हैं और सर्किट ब्रेक करके निकालते हैं रेजिस्टेंस। कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन दिखाते हैं, यही क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप निकालो VMN, M और N के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V = I × R इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन नंबर 2, इसमें आ जाओ। अब यहाँ M से N तक पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारा रास्ता है। आप इस रास्ते से पहुंच सकते हो, इस रास्ते से पहुंच सकते हो, इस रास्ते से पहुंच सकते हो, इस रास्ते से पहुंच सकते हो। M से N में आने का अपने पास बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें से कोई भी एक रास्ता अडॉप्ट करो, आप मंजिल पे ही पहुंचोगे। हम मान लो ये M था, इस पॉइंट का नाम A डाल दिए, इस पॉइंट का नाम B डाल दिए, सही। अप्लाई KVL ऑन पाथ MABN, आपको पाथ दिख रहा होगा। इस रास्ते से हम आने का कोशिश कर रहे हैं, इस वाले पाथ से अपने को क्या लगाना है, KVL। शुरू करो,
वी एम यहाँ पे माइनस में करंट डायरेक्शन में हो कितने का I/3 I इंटू रेसिस्टेंस कितने का है R वी एम माइनस आई आर। फिर यहाँ आ जाओ रेसिस्टेंस फिर से करंट डायरेक्शन में हो माइनस I जो कि I/6 इंटू रेसिस्टेंस R। फिर यहाँ आ जाओ यहाँ फिर से करंट डायरेक्शन में ही हो माइनस I/3 इंटू रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू कहाँ पहुंच गए वी एन पे पहुंच गए। वी एम माइनस वी एन इसको इधर कर दो इन सारे को उधर कर दो ये वैल्यू कितना हो जाएगा IR/3 प्लस IR/6 प्लस IR/3 वी एम माइनस वी एन एलसीएम कितना 6 3 2 जा 6 2 प्लस 1 प्लस 2 और आई आर तो रहेंगे ही आई इंटू आर तो रहेंगे 2 2 4 1 5 ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5IR/6 वी एम एन कितना निकल गया 5R/6 और ये भी क्या है वी एम एन ही है एम और एन के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी एम एन यहाँ भी है वी एम एन यहाँ भी है तो हम लिख सकते हैं क्या I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/6 I इंटू आर। इस I से I को भगा दो R इक्विवेलेंट कितना निकल गया 5R/6 अब इसमें हम लोग कोई सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं किए हैं कोई काम नहीं आएगा। आप यहाँ पहचाने नहीं पाओगे कौन सीरीज है कौन पैरेलल है ये न सीरीज है न पैरेलल है। तो ऐसे सर्किट को तोड़ने के लिए अपने पास एक ही रास्ता होता है KCL और KVL। बट इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखोगे एक क्यूबिकल शेप के डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे जाकर के अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ये वैल्यू हमेशा कितना आता है 5R/6 एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको याद रखेंगे नोट कीजिए। तो एक क्यूब के शेप में अगर वायर बना हुआ है तो उसके डायगोनली अपोजिट कॉर्नर में वैल्यू कितना आया है 5R/6। सिमिलरली अब कैलकुलेशन नहीं करने चल रहे हैं सिमिलरली अगर अपने पास क्यूब है क्यूबिकल शेप में कोई ऐसे वायर हैं और इसमें क्या है एक फेस के डायगोनल पर पिछले केस में क्या था अपोजिट डायगोनल इस बार क्या है फेस के डायगोनल पर अगर हमें फेस के डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ये वैल्यू होता है 3R/4। फेस के डायगोनल के अबाउट अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे भी निकाल लो यहाँ से यहाँ निकालो या फिर यहाँ से यहाँ निकालो या फिर यहाँ से यहाँ निकालो यहाँ से यहाँ निकालो ये सब क्या है फेस डायगोनल है फेस डायगोनल या फिर यहाँ से यहाँ निकालो यहाँ से यहाँ निकालो इस इंड से इस इंड पे निकालो ये सब के सब फेस डायगोनल है ना क्योंकि क्यूब है तो किसी भी एक डायगोनल पर निकालो बात सिमेट्री के कारण सेम आएगा। तो ये वैल्यू कितने आते हैं 3R/4 कब जब हर एक का रेजिस्टेंस R हो हर एक का रेजिस्टेंस क्योंकि सबका लेंथ तो L ही होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही है मटेरियल सेम ही है तो रेजिस्टेंस जो भी बनेगा सेम बनेगा। तो हर एक साइड का रेजिस्टेंस अगर R हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलता है 3R/4। इसमें भी वही लगाते हैं KCL और KVL लगा करके ही तोड़ते हैं बट लगा नहीं रहे हैं। एक और अगर अपने को किसी एक एज के अबाउट निकालना हो जैसे इस इंड से इस इंड के अबाउट देखो एक फेस के इंड अबाउट किसी एक एज के अबाउट निकालना हो जैसे इसके अबाउट निकाल दो या फिर इसके अबाउट निकाल दो इसके अबाउट निकाल दो इसके अबाउट किसी भी एक इंड के अबाउट अगर निकालते हो तो यहाँ R इक्विवेलेंट आता है 7R/12
तो ये 3 रिजल्ट आप याद रखोगे डायगोनली अपोजिट में, जो अभी पिछले केस में डील करके दिए हैं विथ प्रूफ। अगर अपने को डायगोनली अपोजिट में जाके निकालना हो यहाँ से यहाँ के लिए, तो आर इक्विवेलेंट कितना निकालने हैं 5r/6। अगर किसी एक फेस के डायगोनल में जाके निकालना है तो 3r/4, और किसी भी एक साइड के अबाउट जाके निकालना है तो 7r/12। ये सारे एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद रखोगे। और अब आप जाकर के करीम जी से ज्यादा नहीं, क्वेश्चन नंबर जो भी किर्चॉफ लॉ का है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 40 तक, बस 40 तक क्वेश्चन करोगे बहुत है, क्योंकि 41 के बाद स्टार मार्क्स क्वेश्चन है जो कि हम नहीं करा रहे हैं बोर्ड लेवल के लिए। 40 तक क्वेश्चंस करोगे, आई होप हो जाएगा, क्योंकि अभी जो 3 क्वेश्चन डील किए बैक टू बैक, आपके पास 3 क्वेश्चन इसमें होगा कहीं ना कहीं, ढूंढ लेना। फिर उसके बाद विटस्टोन ब्रिज के बैलेंस वाले केस पर आपके पास रिजल्ट है, बैलेंस को तो तोड़ना आप जानते हो। जो अनबैलेंस्ड है, जिसमें एक केस हम लोग डील किए थे आर एन आर और बीच में आर पे जो रिजल्ट निकाले थे 3n+1/n+3 इंटू आर, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आई होप अब ये पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। क्वेश्चंस कीजिए। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ विटस्टोन ब्रिज, दैट इज मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। ओके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।